नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस पीवाईक्यू क्लास, जिसमें आपकी ईवीएस की एक क्विक रीविज़न हो जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे पहले आपके पास ईवीएस पीवाईक्यू की वीडियो मैंने डाली हुई है, उसको जाकर आप देख लीजिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेज़ी से होती है, क्योंकि ऑप्शन ए है पाचक रस जब अमावस्या के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन बी है अमावस्या के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन सी है पाचक रस अमावस्या के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर क्षारीय होते हैं। ऑप्शन 4 है इसका अमावस्या के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचन रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी कि अमावस्या के बाहर जो आपकी अमावस्या होती है उसके अंदर भोजन का जो मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि कानपुर रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की दूरी यहाँ पर 432 किलोमीटर है। कोई ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाता है 18 को जाता है 12 मंथ है आपका 18 दिसंबर 2021 को जाता है। वो यहाँ पर निकलता है 23:45 पर वो प्रस्थान करता है, और आगे जो आपका दिसंबर की 19 है उसको वो 7:45 पर वहाँ पर पहुँचता है आपका। तो यहाँ पर क्या होगा, इस पर कानपुर रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं और इस ट्रेन की यात्रा की औसत चाल बतानी है आपने क्या है। तो औसत चाल का जो आपके पास एवरेज स्पीड है उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है आपके पास, जो दूरी है आपके पास दूरी अपॉन में समय। तो सबसे पहले क्या कर लेना है, आपने समय को फाइंड कर लेना है, समय को निकाल लेना है। इसमें समय दे रखा है लेकिन आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है कि समय आपका कितना होगा इसमें। तो 23 आपका यहाँ, जैसे आपका 23 और ये 45 दिया है, यहाँ से उसने चलना शुरू किया और कहाँ पर, यहाँ से फिर वो 7:45 पर पहुँच जाता है। तो यहाँ से आप क्या ले लेंगे, यहाँ जब 24 घंटे में जो इस कंप्लीट होने में कितना समय रह रहा है आपका, यहाँ पर आपके 15 मिनट्स का समय रहता है, और आप इन 15 मिनट को इनके साथ प्लस कर दीजिएगा। तो ये आपका 1 आवर यहाँ पर बन गया और 7 आवर आपकी है ही है यहाँ पर। तो ये टोटल कितना आ गया आपके पास, 7 + 1 आवर, 8 आवर का आपका टाइम आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन निकालते हैं। दूरी आपके पास दी है 432/8, और जैसे कि आपको पता है कि किलोमीटर में आपको दूरी दी है और मीटर सेकंड में आपसे आंसर पूछा है। तो आप मीटर सेकंड में चेंज करने के लिए छोटी यूनिट में जब लेके आओगे इसको बड़ी यूनिट से, तब आप यहाँ छोटी यूनिट ही यूज़ करोगे, और जब आप छोटी यूनिट से इसको बड़ी यूनिट में लेके जाओगे तब आप 18/5 यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 432/8 × 5/18, यहाँ पर ये आ गया आपका। तो यहाँ पर आप इसको काट सकते हो, कितना आएगा आपके पास यहाँ पर, और ये आया आपके पास यहाँ। फिर आपके पास ये होगा 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 एंड 5 3 जा 15, ये 15 मीटर सेकंड यहाँ पर आपका आंसर आया। आपको क्वेश्चन में कोई डाउट हो या कुछ समझ नहीं आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियाँ बच्चे में मोटापे का कारण बनेंगी? ऑप्शन ए है सप्ताह में एक बार साइकिल चलाना। ऑप्शन बी है कभी कभी पिकनिक पर बाहर जाना। ऑप्शन सी है साबुत अनाज के बिस्किट और नमकीन खाना। ऑप्शन डी है किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोज़ाना सोफे पर बैठना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन डी, किताबें पढ़ते हुए घंटों तक रोज़ाना सोफे पर बैठना, क्योंकि बच्चे जब सोफे पर बैठे लेटे वहाँ पर किताबें पढ़ रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, तो इससे क्या होगा, उनमें मोटापे का वो शिकार हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर?
जो आपका घाना नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के घरों को बनाकर उन्हें आग पर, मिट्टी के घरों को मिट्टी के जो घड़े होते हैं, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया ये आपका, घड़े, जो घड़े होते हैं उनको घड़ों को बनाकर उन्हें आग पर क्यों पकाया जाता है? ऑप्शन ए है उन्हें कच्चा करने के लिए, ऑप्शन बी है उन्हें पक्का करने के लिए, ऑप्शन सी है छिद्रों की जांच करने के लिए, ऑप्शन डी है उन्हें सुंदर बनाने के लिए। तो यहाँ पर क्यों पकाया जाता है उन्हें? ऑप्शन बी इसका सेकंड आंसर हो जाएगा कि उन्हें पक्का करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगोली से प्रवेश द्वार को कब सजाया जाता है? ऑप्शन ए है सभी मांगलिक कार्यों पर, ऑप्शन बी है सभी विशेष आयोजनों पर, ऑप्शन सी है सभी त्योहारों पर, ऑप्शन डी है सभी खुशी के अवसरों पर। तो जो आप रंगोली से प्रवेश द्वार को सजाते हो तो वो कब सजाया जाता है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा कि सभी मांगलिक कार्य होते हैं तब उसको वहाँ पर सजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आवास और जानवर के गलत जोड़े की पहचान कीजिए। यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा किसका आवास है। मधुकोश क्या है आपका? मधुकोश आपका शहद की मक्खी, ऑप्शन बी बाम्बी आपका भौरा, ऑप्शन सी है आपका ज़मीन में बिल जो खरगोश बनाता है, फिर आपका सूखी घास और तिनकों से झाड़ियों में बनाया गया घोंसला बुलबुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, जो आपकी बाम्बी है वो भौरा नहीं बनाता आपका, वो बाम्बी आपकी कौन बनाता है? इसमें दीमक होती है आपकी, वो बनाती है, इसमें मिट्टी से बना देती है वो इसको। और इनके बारे में आपसे पूछ भी लिया जाता है, जैसे कि ये शहद की मक्खी मधुमक्खियों के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से ये जो आपका मधुमक्खियाँ हैं ये अपने अंडे कब देती हैं? अपने अंडे देती है ये अक्टूबर से दिसंबर के बीच। यहाँ पर इनका ये सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है जब ये अंडे देने का काम करती हैं। फिर ये जो है आपका एक यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है शहद का जो काम किया जाता है या मधुमक्खियाँ जो आपकी मिलती हैं वो आपकी कहाँ पर होती है? बिहार का जो मुजफ्फरपुर है एक, वहाँ का एक ज़िला है बोचावा, वहाँ उस गांव में पाई जाती हैं। बिहार का मुजफ्फरपुर ज़िला है और बोचावा क्या वहाँ पर एक गांव है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ज़्यादा लीची की खेती की जाती है और जो मधुमक्खियाँ होती हैं आपकी उनको लीची के फूल पसंद होते हैं, जिससे वो क्या करती हैं वहाँ रस इकट्ठा करती हैं अपना शहद बनाने के लिए। और क्या क्या होता है इसमें, जो प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो क्या करती है? अंडे देती हैं। इसमें रानी मधुमक्खी जो आपका एक छत्ता होता है, एक छत्ते में एक ही रानी मधुमक्खी होती है जो आपके अंडे देती है, और छत्ते में केवल कुछ ही जो नर मक्खियाँ होती हैं, इसमें जो नर मक्खियाँ होती हैं वो कुछ ही होती हैं, इसमें केवल कुछ ही नर होते हैं। और छत्ते में जो अधिकांश मक्खियाँ होती हैं आपकी वो कौन होती है? वो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं आपकी। और जो श्रमिक मक्खियाँ हैं, श्रमिक के रूप में जो नर मधुमक्खियाँ हैं वो आपकी कोई विशेष काम नहीं करती है इसमें। ये आपका मधुमक्खियों के बारे में था जो कि आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक एक शिक्षार्थी से कहता है कि वह भारत के 4 ऐसे राज्यों के नाम लिखे जहां पर वन कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 75% से अधिक क्षेत्रफल है। शिक्षार्थी किन 4 राज्यों के नाम लिखता है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है नागालैंड, ऑप्शन डी है असम। तो यहाँ पर बताना है कि शिक्षार्थी द्वारा लिखे गए राज्यों में से सही हैं। यहाँ पर आपने सही राज्य बताने हैं कि कौन कौन से हैं। तो सही में आपका कौन कौन सा आ जाता है? आपका जो आपका फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, ये भी आपका सही है, मणिपुर भी आपका सही है, और आपका नागालैंड भी सही है, ये आपका सही नहीं है। तो ए, बी और सी ये आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पेड़ जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं, कौन सा पेड़ ऐसा जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से विकसित होती हैं?
ऑप्शन ए है बरगद का पेड़, ऑप्शन बी है रेगिस्तानी बलूत, ऑप्शन सी है खजूर, ऑप्शन डी है नीम का पेड़। तो वो पेड़ कौन सा है आपका? बरगद का पेड़, क्योंकि बरगद का जो आपका पेड़ होता है उसकी जो शाखाएं होती हैं वो उसके पेड़ से लटकी रहती हैं। यहाँ पर आपको पेड़ों के बारे में भी आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपका ये कि इन पेड़ों में क्या क्या आपका, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि कौन सा पेड़ आपका कहाँ पाया जाता है। जैसे आपका एक पेड़ होता है इसमें जिसको कहा जाता है आपका पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट कहा जाता है उसको क्योंकि वो एक आपका कीटहारी जो है वो पौधा होता है जो किनको खाता है? कीटों को खाता है आपका, कीटों। और वो आपका कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में आपका वो पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में। और भारत में आपका कहाँ पाया जाता है? वो मेघालय में, भारत के मेघालय में वो पाया जाता है आपका जो आपका पिक्चर प्लांट होता है। ऐसे आपसे पौधों के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से आपके और किस प्रकार के ये पौधे होते हैं। जैसे कि आपकी अमरबेल होती है एक आपकी, जो क्या होती है? परजीवी, जिसको पैरासाइट कहा जाता है क्योंकि वह दूसरे वृक्षों पर क्या रहती है? दूसरे वृक्षों पर ही वो अपना जीवन यापन करती है, दूसरे वृक्षों से ही। परजीवी आपका उन्हीं को कहा जाता है जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यातायात, भूमिगत सुरंगों एवं गैरेज द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाती है? ऑप्शन ए है ओजोन, ऑप्शन बी है सल्फर, ऑप्शन सी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी, जो कि आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये कैसी है? आपकी सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाली आपकी गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू पशु जो जुगाली करते हैं वह कौन सी प्रदूषक गैस छोड़ते हैं? ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो आपके पशु होते हैं जब वो खाने के बाद जुगाली करते हैं आपके पशु, तो वो भी एक गैस को रिलीज़ करते हैं। वो कौन सी होती है आपकी? ऑप्शन बी मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षों और पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए कुछ विशिष्ट लक्षणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है वृक्ष की लटकती शाखा जैसे दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं जड़ें होती हैं। ऑप्शन बी है जड़ों की लंबाई वृक्ष की लंबाई के लगभग 30 गुनी होती हैं। और सी है जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना। और आपका बी है इसमें कि जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना। और ई पर है कि लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चले जाना। बरगद के वृक्षों की जड़ों में पाए जाने वाले कौन से लक्षण है? यहाँ पर आपका किस्म का पूछा है, बरगद के वृक्ष के बारे में पूछा है। बरगद का जो वृक्ष होता है उसके लक्षण के बारे में पूछा है। तो फर्स्ट आपके पास कि वृक्ष की जो लटकती शाखा होती है, आपकी शाखा जैसी जो दिखाई देने वाली होती है, वास्तव में वो क्या होती है? शाखा नहीं, क्या होती है? वो जड़ें होती हैं। ये भी आपका सही है। फिर है जड़ों की लंबाई वृक्ष की लंबाई की 30 गुनी होती है। यहाँ पर 30 गुनी का ये नहीं है, ये आपका ओक में आ जाता है, ये नहीं आता है इसमें आपका। फिर आएगा जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना, सहारे का भी काम करती है। फिर आता है आपका जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, खाद्य सामग्री का वो भंडारण नहीं करती। फिर है लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चले जाना। ये आपका बरगद के वृक्ष की विशेषताएं हैं, जो कि आपका कौन कौन से हो गया? फर्स्ट हो गया आपका जैसे कि ए, यहाँ पर आपका आ गया है ए, आ जाएगा आपका आंसर में, आ जाएगा आपके पास ए, आपका सी और आपका ई, ये आ जाएगा आपके पास ए, सी और ई, राइट आंसर हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफानों एवं आंधियों का होना पाया जाता है। ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी है क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी है मध्य मंडल, ऑप्शन डी है आयन मंडल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। ये आपका जो क्षोभ मंडल होता है इसमें क्या होता है? बादलों का बनना, बिजली कड़कना, तूफान और आंधियों का पाया जाना, ये सारे परिवर्तन इसमें आपके जो मौसम से रिलेटेड आपके परिवर्तन होते हैं वो सारे आपके इस मंडल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी वर्षा वाले क्षेत्रों जैसे असम में रहने वाले ग्रामीण लोगों को अपने घर किस प्रकार के बनाने चाहिए?
ऑप्शन ए है बांस के घर, ऑप्शन बी है बांस के खम्भों पर ढालू छत वाले घर, ऑप्शन सी है मिट्टी और फूस के बने घर, ऑप्शन डी है सपाट छतों वाले लकड़ी के घर। तो जो आपका असम है वहाँ पर बांस भी ज़्यादा ही उगता है आपका, तो इसलिए वहाँ लोग कैसे बनाते हैं घर, बांस के खम्भों पर ढालू छत वाले घर बनाते हैं। और घरों को वो 3 से 3.5 फुट जो है वो ऊंचा रखते हैं घरों को, क्योंकि जब वो घर बनाते हैं इतनी ऊंचाई पर उसको, ताकि जो पानी है वो नीचे से निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का उद्देश्य नहीं है, ये पूछा गया है आपका इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ऑप्शन बी है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, ऑप्शन सी है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, ऑप्शन डी है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना और व्यवहारिक क्रियाएं क्या करना बच्चों से। यहाँ पर देखते हैं इसका, व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन चालक कौशलों के विकास में सहायक होती है। यहाँ पर पूछा गया आपके पास, तो क्या किया जाना चाहिए यहाँ पर, क्या नहीं है ये पूछा है आपसे, नहीं है ये पूछा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन जो फर्स्ट है इसका जो परिभाषा दी हुई है आपकी इसमें, ऑप्शन ए कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, ऑप्शन ए है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, ऑप्शन बी है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, ऑप्शन सी है बच्चों को रेल के किराए के बारे में, और ऑप्शन डी है इसमें कि टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन बी कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता, ऑप्शन ए है इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, ऑप्शन बी है इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुशीलन किया जाता है, ऑप्शन सी है इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है, ऑप्शन डी है इसमें मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन ए, इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य योजना के अनुदेशात्मक उद्देश्य के बाद आता है, ऑप्शन ए है प्रारंभिक व्यवहार, ऑप्शन बी है प्रस्तावना, ऑप्शन सी है अनुदेशात्मक सामग्री, ऑप्शन डी है प्रस्तुतिकरण। जो पाठ्य योजना के अनुदेशात्मक में आपका क्या आ जाता है, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है अनुदेशात्मक सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक शिक्षक कक्षा में पक्षियों की तेजी से घटती संख्या के विषय में विद्यार्थियों को निम्न 4 कारण बताता है, ऑप्शन ए है शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि हुई है, ऑप्शन बी है जैविक कीटनाशकों तथा उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है, ऑप्शन सी है पक्षियों के वास स्थानों की बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, ऑप्शन डी है कीटनाशक रासायनिक उर्वरक तथा मच्छर भगाने वाली दवाइयों का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है। तो आपने बताना है कि इसमें से सही कारण क्या है आपका। तो जो सही कारण है आपका शिकारियों की संख्या में असाधारण वृद्धि, ये तो नहीं है इसका कारण। फिर है जैविक कीटनाशकों और उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग, ये भी नहीं है। फिर है पक्षियों के वास स्थानों की बड़े पैमाने पर कटौती, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जिनसे पक्षियों का जो वास स्थान है, उनके रहने का जो स्थान है वो वहाँ से भी चला जाता है। जब पेड़ ही कट जाएंगे तो पक्षियों का वास स्थान कहाँ रहेगा, तो एक सी हो जाएगा आपका। फिर है इसमें कि कीटनाशक रासायनिक उर्वरक और मच्छर भगाने वाली दवाइयों का जो उपयोग है वो बड़े पैमाने पर उसका उपयोग किया जा रहा है। सी और डी जो है आपका राइट हो जाएगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन ए है जल से प्राप्त हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है जल में घुलित ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है पौधों से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, जो जल में घुलित ऑक्सीजन होती है
उस ऑक्सीजन से ही जो समुद्र में रहने वाले जीव होते हैं वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ विद्यार्थियों ने दिए गए भोजन के नमूने पर भोजन परीक्षण करते हुए देखा कि उसे भोजन पर आयोडीन डालने के बाद उसका रंग नीला काला हो गया। दिया गया भोजन पदार्थ हो सकता है, कौन सा ऐसा भोजन पदार्थ हो सकता है? ऑप्शन ए है मटर, ऑप्शन बी है बादाम, ऑप्शन सी है उबले हुए चावल, ऑप्शन डी है मूंगफली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन सी, उबले हुए चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए है और अधिक ज्ञान की चर्चा करना, जो बच्चों की होती है। फिर सेकंड है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना। सी है इसमें अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना, और डी है अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना, ये आपका उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन प्रक्रिया से संबंधित निम्न कथनों को पढ़ें। ऑप्शन ए है अधिगम का मापन, ऑप्शन बी है बालक की उन्नति पर विचार, ऑप्शन सी है अधिगमकर्ता के अधिगम को बढ़ाना, और ऑप्शन डी है इसका एक व्यापक मूल्यांकन। यहाँ से आपको क्या करना है, मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा सही है वो बताना है आपका। तो ऑप्शन ए आपका अधिगम का मापन, ये भी सही है। फिर आपका सेकंड बालक की उन्नति पर विचार करना चाहिए, ये भी आपका सही हो जाता है। और अधिगम को बढ़ाना, अधिगमकर्ता के अधिगम को बढ़ाना नहीं, एक व्यापक मूल्यांकन, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें ए, बी और डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए है सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर, ऑप्शन बी है उनके साथ व्यक्तिगत स्तर पर पानी का संरक्षण करने की विधियों की चर्चा करके, ऑप्शन सी है कक्षा में अपने दोस्तों के साथ इस समस्या की चर्चा करने के लिए कहकर, ऑप्शन डी है विश्व की जल संसाधनों से संबंधित आंकड़े बताकर। इसका राइट आंसर बताना है आपने क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सूखाग्रस्त क्षेत्रों पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है? ऑप्शन ए है समाचार पत्र, ऑप्शन बी है सर्वेक्षण, ऑप्शन सी है ट्विटर, ऑप्शन डी है समुदाय के सदस्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं इसका। आगे आपके कूट दिया है, इसमें कूट में आपका क्या दिया है इसका कि उपयोगी संसाधन हो सकता है, तो समाचार पत्र भी आपके उपयोगी संसाधन हो सकते हैं। फिर आपका सर्वेक्षण भी, ट्विटर नहीं होगा आपका इसमें आ जाएगा आपके पास समुदाय के सदस्य हैं। ए, बी और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। ऑप्शन ए है इसमें आपका समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, ऑप्शन बी है यदि सर्वेक्षण किया जाता है, ऑप्शन सी है क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, ऑप्शन डी है यदि नारे बच्चों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो इसमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है कि सही कौन सा है। तो आपका समुदाय के सदस्यों के माध्यम से फर्स्ट, ये भी आपका सही जाता है इसमें। फिर सेकंड आपका यदि सर्वेक्षण किया जाता है, ये भी आपका सही है इसमें। फिर थर्ड है क्षेत्र भ्रमण, ये तो आपका वेरी वेरी पॉजिटिव है, ये नहीं आपका करवाना है इसमें आपका ए, बी और सी हो जाता है। थीम रिलेटेड आपका क्वेश्चन पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, चाहे आपका वो प्रैक्टिकल बेस पूछ लिया जाए या फिर आपका वो कंसेप्चुअल बेस आपका पूछ लिया जाए। यहाँ पर आपके पास 6 थीम दी हुई हैं, जो कि आपको कौन सी आपकी है, फैमिली और फ्रेंड है आपकी, फैमिली एंड फ्रेंड। फिर आपके पास आ जाती है इसमें फूड, फिर वाटर आ जाती है आपके पास, फिर शेल्टर आ जाती है आपके पास, फिर ट्रैवल आ जाती है आपके पास, क्योंकि फैमिली और फ्रेंड होंगे आपके पास। फिर आपको भोजन भी चाहिएगा, भोजन के बाद आप पानी भी पियोगे, फिर रहने के लिए आपको शेल्टर भी चाहिएगा, जगह चाहिएगी, फिर ट्रैवल घूमने के लिए भी आपको जाना है। फिर आपको क्या करना है, इसमें 6 कौन सी हो जाएगी, थिंग्स वी मेक डू, ये आपकी हो जाएगी। यहाँ पर ये चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, ये 6 हो जाएगी आपकी। यहाँ पर आपकी इन थीम में से
जो 2 हैं आपके फर्स्ट, एक आपका फूड और एक आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसकी यहाँ पर सब थीम आपके पास होती हैं, लेकिन पूछी आपकी नहीं जाती। उसमें आपका क्वेश्चन में ही वो आपको ऑप्शन देकर पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी आपकी थीम है, ये पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपका फैमिली और फ्रेंड है, आपका जो फैमिली और जो आपका फ्रेंड है, उसमें आपकी उप थीम, जिसको सब थीम कहा जाता है, वो कौन कौन सी होती है इसमें आपकी फैमिली एंड फ्रेंड में। जैसे कि आपका हो गया इसमें आपके रिलेशन हो गए, रिलेशन आ जाता है आपका इसमें क्या आ जाता है, वर्क एंड प्ले आ जाएगा आपका, वर्क एंड प्ले। आपका इसमें प्लांट्स आ जाते हैं और आपके इसमें एनिमल्स आ जाते हैं। इनको इसमें इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि आपके रिलेशंस भी आपके फैमिली में होते हैं, उसके बाद जो आपका काम है वो भी आप फैमिली में करते हो, फिर आपके प्लांट पौधों को भी रखते हो आप अपने घर में, उसके बाद एनिमल्स को भी आप अपने घर में रखते हो। तो ये क्या आपका आपकी फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है, इसलिए आप इनको इसमें रखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इसलिए आप ये थीम्स को ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है। सबसे उपयुक्त कारण आपने इसमें से बताना है, कौन सा होगा। ऑप्शन ए है कि वह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन बी है वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क को सुधार करते हैं। और सी है बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन डी है वे ईवीएस सीखने के लिए एकमात्र प्रभावी रणनीति है। तो जहाँ पर आपको एकमात्र लगे तो एकमात्र तो आपका कुछ भी नहीं होता, एकमात्र तो कोई भी चीज़ नहीं होती आपकी। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका फर्स्ट सही हो जाएगा कि वह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। फिर सेकंड में आपका कि वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, ये भी सही है। फिर आपका बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। आपका इसमें ए, बी और सी ये तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। ऑप्शन बी है बच्चे के सीखने की प्रगति रिपोर्ट विकसित करने के लिए। ऑप्शन सी है बच्चे के सीखने के लिए साक्ष्य दर्ज करने के लिए। और ऑप्शन डी है स्कूल का रिकॉर्ड रखने के लिए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो शिक्षक अपनी डायरी बनाता है तो वो डायरी इसलिए बनाता है ताकि वो उसमें अच्छे से और सावधानी से उन चीज़ों को वो लिख सके जिनको वो बच्चों को कराना चाहता है, ताकि वो उसके मेजर जो कंसेप्ट होते हैं, जो आपका जिसको कहा जाता है, वो डायरी में टीचर को ज़रूर लिखना चाहिए ताकि पहले ही टीचर को पता लगे कि टीचर क्लास में क्या करवाएगा। और इसका जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कि शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए, कि जो उसने लिखा है वो उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। ये नहीं है कि डिट्टो ही वो उसको पढ़ाएगा, जो बिल्कुल उतार के लेके गया है कि यह कहा जाता है इसलिए कहा जाता है, ऐसी लाइनें लिखी हैं कि उनको भी पढ़ाएगा। तो टीचर को अगर लगता है उसमें कि उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो टीचर वहाँ पर मॉडिफाई भी उसको कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आकलन में सब आकलन है। ऑप्शन ए है सीखने के लिए आकलन। ऑप्शन बी है सीखने का आकलन। ऑप्शन सी है सीखने के रूप में आकलन। ऑप्शन डी है सीखने के माध्यम से आकलन। जो आपका सब आकलन होता है, इसको सेल्फ असेसमेंट आपका कहा जाता है, जो कि आपका किस में आता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में ही आता है आपका सेल्फ असेसमेंट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीखने के रूप में आकलन इसको कहा जाता है। और फॉर्मेटिव में आपके पास एक आता है एज लर्निंग जिसको कहा जाता है, एज असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। और एक इसको क्या कहा जाता है आपके पास, इसको कहा जाता है फॉर लर्निंग। ये दोनों आपके किस में आ जाते हैं, आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट में आ जाते हैं। और आपका जो आता है सम्मेटिव में आपका आता है ऑफ लर्निंग। ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है, जो आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम में असेसमेंट किया जाता है या आपका एनुअल एग्ज़ाम में असेसमेंट किया जाता है, वो आपका सम्मेटिव असेसमेंट में रखा जाएगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।